हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपनी परिवार यूडी रोजगार में। आज का क्लास आप सभी के लिए रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। यह सीरीज आप सभी के लिए प्रैक्टिस के रूप में चलाया जा रहा है। इसमें आप सभी को 20 मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न पर आधारित रहेगा। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जैसे रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, किसी भी स्टेट यहाँ पे जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए यह क्लास परफेक्ट होने वाला है। और आप सभी को पता ही होगा कि आपके एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज तब होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़ेगा तब जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस कर लोगे। और इसी कारण आप सभी को यह क्लास हमारे तरफ से सुबह और शाम दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वो भी एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्नों पे। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न तो समझो। देखो, पहला प्रश्न करा है ना कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। यहाँ पे आप सभी को संबंध बताना है और इस प्रकार से संबंध बताना है। किस प्रकार से? तो संख्याओं का संबंध जिस प्रकार 356 का संबंध 45 से है ना, उसी प्रकार 152 का संबंध यहाँ पे किससे होगा और किस प्रकार होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है और लॉजिक लगाना है। तो देखो, पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि सभी प्रश्नों को पहले आप लोग ना खुद से भी आंसर लाने का कोशिश करना, और आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना। और फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन पहले खुद से कोशिश करना। ठीक है, चलो अब आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझना इस तरह से कि 356 से आखिर 45 हुआ तो हुआ कैसे। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 5 6 इतना है ना, और इतना से क्या बना रखा है, तो इतना से हमें चाहिए 45, यानी इतना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो देखो अगर हम इस प्रश्न को इस तरह से सोल्व करते हैं, जैसे इस 3 को और इस 6 को क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं। जैसे देखो 6 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो 6 और 3 कितना होगा, तो बोलोगे सर 9 होगा। 9 हुआ ना, लेकिन हमें चाहिए 45। तो 9 से हम क्या करेंगे, 45 आ जाए, तो इस 5 को आप लोग गुना करो। तो देखो इस 5 वाली यानी जो बीच में है उसे गुना करो, 45 देखो आया। तो बोलोगे जी सर। अब इसमें क्या लॉजिक लगाया, आप सभी समझ गए होंगे कि पहले वाले और अंत वाले को क्या किया, जोड़ दिया, और जितना जोड़ने के बाद आया ना, बीच वाले गुना कर दिया, और ये क्या आ गया, 45 आ गया। अब यही लॉजिक लगा के हम इसमें यहाँ पे राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे, इसमें राइट आंसर पता करेंगे कि क्या होगा भाई। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 5 और 2 इतना है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट आंसर पता करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो इस तरह से करेंगे कि पहले को और दूसरे को क्या करेंगे, तो पहले और दूसरे को आपस में जोड़ेंगे। तो देखो 2 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 2 और 1 3 आएगा। और बीच वाले को क्या करना है, तो बीच वाले इस 5 को गुना करना है। तो देखो बीच वाले को जब गुना करोगे तो 3 गुने 5 करोगे तो कितना आएगा, 3 5 का 15 आएगा। यानी कि यहाँ पे कितना आया, 15 आया। यहाँ पे कितना होगा इस भाट की जगह, तो 15 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। तो देखा इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगाया कि पहले वाले को अंत वाले को दोनों को जोड़ दिया, और बीच वाले को गुना किया, और दूसरे साइड वाले आ गया। जब उसी प्रकार यह लॉजिक इसमें अप्लाई किए तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ, जो कि हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, तो 2 नंबर का प्रश्न समझना। 2 नंबर का प्रश्न में आप सभी से क्या पूछ रहा है, करा नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। यानी यह जो देखो ना, एक सीरीज का रूप में दे रखा है, सीरीज का रूप में दे रखा है ना, तो यहाँ पे इस भाट की जगह क्या आएगा, जो आप सभी को सोचना है। तो किस प्रकार से आप लोग लॉजिक लगा सकते हो, तो देखो इस तरह से आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पे संख्या का सीरीज के रूप में दे रखा है। तो अगर मैं इस 3 को यहाँ 6 से देखूँ, 6 को 12 से देखूँ, 12 को 24 से देखूँ, और 24 को यहाँ पे देखूँ, तो राइट आंसर हमें कुछ लॉजिक पता लग रहा है, उसके अनुसार निकाल सकते हैं। तो क्या लॉजिक पता लग रहा है, तो देखो 3 का दुगना किया 6,
6 का दुगना किया 12, 12 का दुगना किया कितना 24। और जब हम 24 का दुगना करेंगे तो कितना होगा, 24 दुना का 48, 48, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए 48। अब उसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे कि क्या लॉजिक लगा रखा है भाई। तो देखो 9 से 12 देखेंगे, 12 से 15, 15 से 18, तो 18 से अगले पद हम नहीं देखेंगे, देखेंगे ना, कैसे, तो इस तरह से देखो 9 से 12 गया तो बोलोगे सर 9 से 12 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे प्लस का 3 जोड़ा, यानी 9 3 12। फिर 12 से 15 गया तो यहाँ पे क्या जोड़ा, प्लस का 3 जोड़ा, तो 12 3 15। और 15 से 18 गए तो यहाँ भी प्लस 3 जोड़ा, 15 3 18। और जब 18 से हम आगे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस का 3 जोड़ेंगे, तो 18 और प्लस का 3 करोगे तो 18 3 क्या होगा, तो 21 होगा, यानी 21 होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, 48 और 21, तो 48 और 21 बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो समझ रहे हो किस प्रकार का सीरीज चला, यानी कि पहले 2 2 गुना किया और फिर 3 3 जोड़ा, तो हमें यहाँ पे राइट आंसर पता हो गया। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से समझने की जरा कोशिश करना। देखो करा उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी आप सभी को यहाँ बताना होगा ना कि कलम, किताब और रबड़, यानी कलम का, किताब का, रबर का, यानी यहाँ पे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन का आप चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो किस प्रकार से सोचोगे, तो देखो इस तरह से सोचो और समझो कि यहाँ पे क्या है, तो बोलोगे सर यहाँ पे कलम है, यहाँ पे किताब है, यहाँ पे रबर है ना। अब देखो समझना, अगर मैं कलम के लिए एक गोला बनाता हूँ, चलो मैं कलम के लिए एक गोला बनाया हूँ। अब देखो किताब है तो किताब के लिए मैं एक गोला बनाया हूँ। अब देखो रबड़ है तो रबड़ के लिए भी मैं एक गोला बना रहा हूँ। अब आप लोग बताओ कि किताब, कलम और रबड़ तीनों में कोई संबंध है, कोई रिलेशन है, तो बोलोगे नहीं सर, तीनों अलग है, यानी किताब भी अलग है और कलम भी अलग प्रकार का होता है और रबड़ भी अलग प्रकार का होता है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो बोलोगे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऐसा ऑप्शन दिख रहा है और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो ना हमारी बातों को। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न देखो आप लोग समझने की कोशिश करना और सोचना कि आखिर इसमें क्या दे रखा है। तो देखो करा है ना, एक निश्चित कुट भाषा में इतना को इतना और इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में DIG को कैसे लिखा जाएगा। अब आप लोग समझना और सोचना इस तरह से कि यहाँ कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, वो भी अल्फ़ाबेट से दे रखा है। और किस तरह से भाई, तो देखो कि जो लॉजिक इसमें लगा के इतना लिखा, जो लॉजिक इसमें लगा के इतना लिखा, तो वही लॉजिक लगा के इसमें और राइट आंसर का हम पता नहीं करेंगे ना। तो कैसे, तो इस तरह से समझो। देखो यहाँ पे क्या है EAR, यहाँ पे क्या है EAR, इतना है ना। अब इतना को क्या लिखा, तो इतना का 2037 लिखा, यानी 2037 लिखा। अब आप लोग सोचो और लॉजिक लगाओ इस तरह से कि इतना को इतना लिखा, तो लिखा कैसे, समझो ना, यही लॉजिक ना हमें पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे। किस तरह से, तो इस तरह से देखो, जैसे E का 5 होता है, ठीक है भाई, A का 1 होता है, ठीक है, R का कितना होता है, तो R का 18 होता है। अब देखो कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रखा है ना, यहाँ पे यह लॉजिक लगा रखा है कि यह क्या है 18, आर का वैल्यू कितना होता है, यानी आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 होता है। लेकिन यहाँ पे 18 से देखो 20 लिख दिया, यानी प्लस का 2 किया, यानी 18 में जो अंतिम वाले था ना उसको देखो शुरू में लिखा और क्या करके 2 जोड़ के, तो आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18, 18 में 2 जोड़ दिया तो 20 और यहाँ पे 20 लिख दिया। समझना हमारी बातों को। उसी प्रकार जो दूसरे में था ना ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और 1 का यहाँ पे क्या लिखा 3 लिखा, तो क्या किया इसमें भी प्लस का 2 किया।
इसमें भी प्लस का 2 किया ना, तो एक अल्फ़ाबेट पोजीशन एक एक में 2 जोड़ा 3 हो गया। अब इसी प्रकार देखो ई का 5 और यहाँ 5 से कितना लिखा, तो बोलोगे सर 5 से 7 लिख दिया, यानी ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 और 5 में भी 2 जोड़ दिया तो देखो 7 हो गया। यानी क्या किया ना कि आर यानी पीछे से चला और 2 प्लस करते चल गया सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में और यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें हमें चेक करना है इसी प्रकार से चेक करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है PUB, यहाँ पे क्या है PBU, इतना है ना, और इतना को क्या लिखा तो 2 3 4 1 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि पीछे से चलना है, यानी U का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 होता है, B का 2 होता है और P का 16 होता है। तो देखो 21 से चलेंगे, यहाँ पे पीछे चलेंगे और शुरू में लिखेंगे, तो 21 में प्लस का 2 करेंगे तो 21 और 2 23, देखो लिखा ना। उसी प्रकार B जो दूसरे में था उसको यहाँ पे लिखना है और इसमें भी प्लस का 2 करना है, तो B का 2 और 2 2 4, देखो 4 हुआ। अब देखो यहाँ पे इसी प्रकार से करेंगे, क्या करेंगे P का 16 और 16 में 2 जोड़ोगे, 16 2 18, यहाँ पे लिखा ना। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करके हम राइट आंसर का क्या करेंगे, चयन करेंगे। समझ गए हो ना। तो देखो समझना, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे D है, I है और G है। अब क्या करेंगे, इसका अल्फ़ाबेट देखो, G का कितना होता है 7, I का कितना होता है 9 और D का कितना होता है, तो D का 4 होता है। अब हमें क्या करना है कि इसका अल्फ़ाबेट में क्या करना है तो प्लस का 2 करना, और किस धर से चलना है तो पीछे से। देखो जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 और 7 में प्लस का 2 करेंगे तो 7 और 2 क्या होता है 9, और 9 यहाँ पे क्या करेंगे 9 लिखेंगे। उसी प्रकार देखो आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या दे रखा है 9 में जब प्लस का 2 करोगे तो क्या होगा 9 2 11, यानी यहाँ पे 11 होगा। अब उसी प्रकार इसमें करेंगे, यानी डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 और जब 4 में 2 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और 6 यहाँ पे क्या होता है तो 6 होता है। अब बताओ कि 9 11 6 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है बाबू, तो बोलोगे सर यहाँ पे 9 11 6 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 5 नंबर का प्रश्न। देखो 5 नंबर का प्रश्न में करा है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह यानी वाट, यहाँ जो वाट है ना इसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, यानी लुप्त संख्या बताना है, मिसिंग नंबर कितना के जगह पे कौन सा ऑप्शन होगा। समझ गए हो। तो अब इससे पहले हमें क्या करना है, तो इससे पहले हम इस भाग में लॉजिक लगाना है कि आखिर यहाँ पे 3 किस प्रकार आया, 14 और 13 का कैलकुलेशन करके 3 जिस प्रकार आएगा उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर नहीं आ जाएगा ना। तो देखो समझना, कैसे समझेंगे तो इस तरह से। अब आप लोग सोचो कि 14 और 13 में हम आपस में इस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 3 प्राप्त हो जाए, तो किस प्रकार से, तो देखो अगर मैं 14 और 13 को आपस में जोड़ता हूं तो कितना आता है, तो देखो 14 13 को जोड़ो तो 4 और 3 7 और 1 1 2, कितना आया 27। अब चाहिए हमें 3, देखो 27 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3, तो इस 27 में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि 3 आ जाए, तो बोलोगे सर यहाँ पे आप 9 से भाग दे दो, यानी 9 से भाग करोगे तो कितना आएगा, देखो 3 आया ना। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है, यानी इन दोनों को जोड़ो तो देखो यहाँ पे क्या होगा 7 4 11 के 1 बाकी 1 और 5 और 2 7 और 1 बकाया 8। और जब यहाँ पे आप लोग 9 से भाग किए हो ना तो इसमें भी आप लोग 9 से भाग करो, तो 9 से भाग करोगे कितना आएगा, तो 9 9 का 81 यानी 9, यानी यहाँ पे इस भाट के जगह क्या होगा 9 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो ना हमारी बातों को। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 6 नंबर का प्रश्न, और इसमें क्या लॉजिक लगाने हमें बोल रहा है। देखो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें, यानी बताना है कि A B C D, यानी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, और इन चारों ऑप्शन में आप सभी को
3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन सबसे अलग होगा, और वही ऑप्शन का आप सभी को क्या करना है, चयन करना है। तो कैसे सोचोगे, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है 226, 664, 238 और 387 इतना है ना। अब आप लोग देखो कि इसमें आखिर किस प्रकार का यहाँ पे लॉजिक लगा रखा है। तो देखो अगर यह संख्या के इस संख्या के यहाँ पे सभी को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जैसे 4 प्लस का 2 प्लस का 6, ठीक है। अब जोड़ो तो 6 4 10 और 2 12 आ रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो 6 प्लस का 4 तो 6 6 12, 12 और 4 तो 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है, 2 प्लस का 3 और प्लस का 8 तो 8 तो 10 और 10 और 3 13। फिर देखो यहाँ पे 3 प्लस का 8 और प्लस का 7 तो देखो क्या आ रहा है, 7 3 10 और 8 18 इतना आ रहा है। अब आप लोग देखो कि इन चारों ऑप्शन में क्या आप सभी को कुछ दिख रहा है कॉमन, तो बोलोगे जी सर दिख रहा है। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन का बी और ऑप्शन का डी जो है ना, यह तीनों जो है ना, ये वाले 12 है, 16 है, 18 है, ये भाज्य संख्या है। यानी ये भाज्य संख्या है, किसी न किसी से पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या है। लेकिन जब हम बात करें 13 का तो यह अभाज्य संख्या है। यानी सबसे अलग जो दिखा ना, ऑप्शन नंबर सी दिखा, और वही तो कह रहा है कि विषम बताना यानी सबसे अलग बताना है। तो सबसे अलग जो होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा 13, और ये जो क्या है, अभाज्य संख्या, और यही आपका राइट आंसर है। और इसी तरह से आप सभी को यहाँ में इस प्रश्न में लॉजिक लगाना है और सोचना है। समझ गए हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 7 नंबर का प्रश्न। देखो 7 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ति करे। देखो जब भी ऐसा अल्फ़ाबेट का सीरीज दे दिया जाए ना और बोले कि आप लोग रिक्त स्थान को फिलअप करो, तो आप लोग बहुत ही सिंपल पॉइंट यहाँ पे अपने माइंड में सेट करना इस तरह से कि सबसे पहले आप लोग काउंट करो कि यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट है, यानी कि कितना अल्फ़ाबेट है। तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल अल्फ़ाबेट की संख्या कितना है, तो यहाँ पे 12। और इस 12 को आप लोग गुणनखंड के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हो, तो इस प्रकार से लिख सकते हो, या तो आप लोग 4 गुने का 3 लिख सकते हो, या फिर 2 गुना का 6 लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो। तो या तो आप लोग यहाँ पे इस तरह से लॉजिक लगाओ कि 4 4 के छोटे छोटे खंड में चलो, या 2 2 के छोटे छोटे खंड में चलो, तभी आप सभी को राइट आंसर कम समय में आ जाएगा। कैसे, तो देखो मैं 4 4 के छोटे छोटे खंड में चलता हूँ, यानी 4 देखो यहाँ पे 2 2 4 ये हुआ, 2 2 4 ये हुआ, और 2 2 4 ये हुआ, ठीक है। 4 4 के छोटे छोटे खंड कर दिए। अब आप लोग यहाँ पे लॉजिक लगाओ इस तरह से कि यहाँ पे देखो f है, ठीक है। इस f के पहले क्या दिख रहा है, तो बोलोगे सर f के पहले c दिख रहा है, यानी इस f के पहले c, देखो यहाँ पे c भरोगे तो देखो क्या हो गया, b d c f। और यहाँ पे b है तो यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे b है तो b के बाद d भरोगे, b के बाद d देखो है, और d के बाद c है, और c के बाद f, तो यहाँ पे f भरो, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे c f के पहले क्या है, b और d, तो यहाँ पे b भरो और यहाँ पे d भरो। अब देखो भर गया किस प्रकार से, b d c f, b d c f, b d c f। समझ जो हमारी लॉजिक को। तो यहाँ पे क्या लिए हो, पहले b लिए हो, उसके बाद d लिए हो, फिर d लिए हो, फिर f लिए हो, और यहाँ पे c लिए हो। कौन सा ऑप्शन में से दिख रहा है, b d d f c। तो देखो b d d f c ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझिए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न में आप लोग समझना करा है ना कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी यहाँ पे आप सभी को संबंध बताना है, लेकिन किस चीज़ का, तो अल्फ़ाबेट का संबंध बताना है कि जिस प्रकार इतना का संबंध इतना से है, तो इतना का संबंध यहाँ पे किससे होगा। समझ रहे हो ना। तो कैसे लॉजिक लगाओगे ऐसे प्रश्नों में, तो देखो इस तरह से लॉजिक लगाओ कि इतना से इतना लिखा तो क्या किया है, तो समझो इस तरह से यहाँ पे सोचो
कि यहाँ पे देखो ई ए है और यहाँ पे ई ए है। देखो बीच वाले जो दो गो यहाँ अल्फ़ावर्ड है ना, ई और ए, उसको बीच में सेम टू सेम लिखा। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम देखो बीच वाले में दो को सेम लिखेंगे ना, 1 2 3 4, और बीच वाले जो है वह सेम टू सेम है, यानी यू का यू यहाँ पे रहेगा और जे का जे यहाँ पे रहेगा। ठीक है, समझो हमारी बातों को। अब देखो जो पहले में आर था उसको अंत में ले चल गया, और जो पहले में जे है उसको हम अंत में ठेल देंगे, यहाँ पे जे यहाँ पे ले लाएंगे। कहाँ ले लाएंगे? तो यहाँ पे ले लाएंगे। ठीक है, और जो देखो अंत में पी है उसको पहले में पी ले लाया, तो जो अंत में यू है उसको हम पहले यू हम क्या करेंगे? पहले में यू ले लाएंगे। तो देखो यू यू जे जे, यानी डबल यू डबल जे कौन सा ऑप्शन में है? तो डबल यू डबल जे ऑप्शन नंबर बोले तो डी में है आपका राइट आंसर, और बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो ना? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। और जो प्रिय स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं की हो, क्लास को लाइक कर देना, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक। और जो न्यू स्टूडेंट हो ना, उन्हें मैं बता दूं कि आप लोग प्रतिदिन कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहते हो ऐसे प्रश्न पे, तो हमारे तरफ से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों की संख्या में आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है। पर आप सभी पे निर्भर करता है कि आप लोग कितने प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना चाहते हो, ये तो आप सभी पे निर्भर होगा। और जब आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका नंबर ऑटोमेटिक होगा कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज होगा। ठीक है, और हमारे तरफ से तो बहुत ही क्लास प्रोवाइड कराया जाता है, सुबह शाम 2 टाइम 3 टाइम बहुत ही ज़्यादा क्लास प्रोवाइड कराया जाता है। इसलिए आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या है। यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न देखो, 9 नंबर का प्रश्न समझना। यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इसमें क्या दे रखा है भाई? तो समझो, करा ई एफ का भाई है, ठीक है, डी ई की पत्नी है, जी एच का पिता है, एफ जी की बहन है, ई जी से कैसा संबंध है? तो समझना। देखो जैसे जैसे हमें करा है वैसे वैसे यहाँ पे लॉजिक लगाना और राइट आंसर का पता करना है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? तो यहाँ पे कर रहा है कि ई जो है ना एफ का भाई है। ई जो है ना, यहाँ पे ई जो है वह क्या है? एफ का भाई है, यानी ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग है यानी प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा, पुल्लिंग है। भाई है तो यहाँ पे भाई है। अब क्या कर रहा है समझना कि डी जो है ना ई की पत्नी है। डी जो है ई की पत्नी है। देखो ई जब पुल्लिंग है तो इसकी एक पत्नी है, इसकी पत्नी कौन है भाई? तो डी है। और डी यहाँ पे क्या है? दोनों पति पत्नी है, और ये माइनस है, पत्नी है तो माइनस होगा। ठीक है, समझ रहे हो हमारी बातों को? अब देखो कर रहा है जी एच का पिता है। जी जो है ना, जी जो है एच का पिता है। ठीक है, यहाँ पे अभी स्टॉक करते हैं। आगे देखो क्या कर रहा है। एफ जो है ना जी की बहन है। एफ जो है ना, यह एफ जो है जी की बहन है, यानी इस जी की बहन कौन है? एफ। तो देखो एफ क्या है? स्त्रीलिंग, यानी यहाँ पे बहन होगी। और जब ये बहन है तो ये तीनों क्या होगा? तो ये तीनों भाई बहन होगा। समझना, ये तीनों क्या हुआ? तो भाई बहन हुआ। यही ना करा क्या? एफ जी की बहन है। जी की बहन कौन है? एफ है। तो ये तीनों भाई बहन हो गया। और डी और ई ये दोनों कौन है? तो ये दोनों पति पत्नी है। समझना हमारी बातों को, इतना समझ रहे हो ना? अब देखो प्रश्न क्या करा। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? कुछ पॉइंट को यहाँ पे स्टॉक रखे थे, जैसे कि जी एच का पिता है। जी जो है ना, यह जो जी है ना किसका पिता है भाई? तो एच का पिता है, यानी एच का ये कौन है? तो एच का पिता है कौन? जी। ठीक है, अब प्रश्न पे आ जाओ। क्या करा है समझना। प्रश्न आप सभी के कर रहा है ई जी से कैसे संबंधित है, यानी जी जो होगा ना ई को क्या कहेगा? जी देखो कहाँ है? तो जी यहाँ है। ठीक है, और ई यहाँ है। अब ये जी जो है ई को क्या कहेगा भाई? तो जी जो है ई को क्या कहेगा? और देखो ये तीनों क्या है ना, ये तीनों भाई बहन है। ये तीनों भाई बहन है, तो जी ई को क्या कहेगा? भाई कहेगा। क्या कहेगा? भाई कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। समझो ना? तो इस तरह से आप लोग लॉजिक लगा के समझोगे ना, तो बहुत ही आसान तरीका से और इजी तरीका से राइट आंसर प्राप्त कर लोगे। तो आपका राइट आंसर क्या आया? तो ऑप्शन नंबर ए आया, जो कि भाई होगा, वह आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो
नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 10 नंबर का प्रश्न। देखो 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कर रहा है ना कि यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ भाग है, तो इतना का मान क्या होगा। तो देखो जैसे जैसे हमें कर रहा है वैसे वैसे हमें फिलअप करना है। देखो यहाँ पे क्या है 50 होगा इस तरह से, यहाँ पे क्या है 50, फिर देखो ए का अर्थ क्या दे रखा है जोड़, तो यहाँ पे जोड़ दो। फिर क्या है 86, फिर देखो सी का अर्थ कहाँ है भाई, तो सी का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे घटाव दो, यहाँ पे क्या होगा 40। फिर देखो डी का अर्थ क्या है भाग है, तो यहाँ पे भाग दो, यहाँ पे क्या होगा 10। और फिर देखो बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना दो और यहाँ पे क्या होगा 5। ठीक है ना। अब आप लोग क्या करो, यहाँ पे कैलकुलेशन करो। कैसे, बोर्ड मास का प्रयोग करके, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाओ। तो देखो पहले भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे होगा यहाँ पे 50 प्लस का 86 और माइनस का, देखो जब 40 में 10 से आप लोग भाग दोगे तो कितना होगा, तो 4 होगा और गुना का 5 होगा। अब देखो जब भाग का काम हो गया तो किसका होना चाहिए, गुना का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा 50 प्लस का 86 और माइनस का 4 गुने 5 करोगे तो 4 पचे का 20। अब देखो इन दोनों को जोड़ो और इसको घटाओ तो देखो कितना होगा, तो यहाँ पे 50 और 86 जोड़ोगे कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पे कितना होगा 8 और 5 13, यानी 136 और माइनस का 20। अब देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 और 1, यानी 116 आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखो सी में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 116। समझ गए हो। तो चलिए नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 11 नंबर का प्रश्न। देखो 11 नंबर का प्रश्न में यहाँ आपसे भी से पूछ रहा है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा ऐसे प्रश्न में कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद फाइनल अंत में कौन होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग इस तरह से समझना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। बताओ कि सबसे पहले क्या होगा, फल होगा, खाओ होगा, बीज होगा, तोड़ना होगा या पौधा होगा। तो बोलोगे सर सबसे पहले की बात करें तो बीज होगा, यानी 3 नंबर बीज होगा। बीज के बाद क्या होगा, तो बोलोगे बीज, जब बीज होगा उसके बाद उसको बुनोगे तो उसके बाद क्या होगा, वह जन्म लेगा, तो यानी पौधा के रूप में होगा, यानी 5 नंबर। और जब वह पौधा होगा तो पौधा होने के बाद क्या होगा, जब पौधा होने के बाद विकसित होगा तो वह क्या देगा, फल देगा, यानी 2 नंबर। और जब फल देगा तो फल देने के बाद आप लोग क्या करोगे, उसे तोड़ोगे, यानी 4 नंबर। और तोड़ने के बाद फिर क्या करोगे, उसे धो धा के खा जाओगे, यानी अंत में फाइनल पहुंच गए हो कहाँ, तो खाना तक। यानी सबसे पहले बीज था, फिर पौधा हुआ, फिर फल हुआ, फिर आपने उसे तोड़ा और फिर आपने उसे खा गया। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 35241, 35241 ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो ना। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 12 नंबर का प्रश्न। देखो 12 नंबर का प्रश्न है ना, यह आप सभी का करा है एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो यहाँ पे आप सभी का बताना है दर्पण प्रतिबिंब, वो भी समय का। और मैं बताऊं, पहले हमारी बातों को समझना। अगर किसी भी घड़ी का समय आप सभी को दे दिया जाए और बोले कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप लोग क्या करना ना कि आप लोग 11:60 में जो टाइम दिया रहेगा ना, उसको घटा देना 11:60 में। तो देखो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 7 बज के और यहाँ पे कितना है, तो 40 मिनट हुआ। अब क्या करना है, 11:60 में 7:40 को घटा दो। तो देखो यहाँ पे 0 होगा, 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे 7 और 4 11, यानी 4:20 होगा। तो आप लोग बोलोगे क्या सर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नहीं, कतई नहीं। या क्या होगा, गलत आंसर होगा। कैसे, तो बोलोगे सही है, कैसे होगा गलत। तो देखो इस तरह से होगा कि यहाँ पे प्रश्न में जिक्र क्या किया है ना बाबू, डिजिटल घड़ी। और डिजिटल घड़ी में क्या होता है कि कांटा नहीं होता है, छोटे कांटा, बड़े कांटा, बीच वाले कांटा नहीं होता है। जब डिजिटल घड़ी में कांटा नहीं होगा तो उसका मिरर प्रतिबिंब में यानी दर्पण प्रतिबिंब नहीं होगा।
अगर यहीं पे ये डिजिटल घड़ी, डिजिटल के जगह सिर्फ बोल देता कि एक घड़ी में, समझना, एक घड़ी में इतना टाइम है, तो यहाँ पे आप लोग 4:20 लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे जिक्र क्या किया है, तो जिक्र किया है डिजिटल घड़ी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर बनली बन ऑप्शन नंबर डी होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। एग्जामिनर देख सकते हो ऐसे भी खेलता है आप सभी के माइंड के साथ, लेकिन आप सभी को फंसना नहीं है, ठीक है। चलो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 13 नंबर का प्रश्न में कर रहा है कि यदि APPLE एप्पल को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। और यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न हैं और वो भी अल्फ़ाबेट से। तो आप सभी को इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। कैसे, तो इस तरह से समझो। देखो यहाँ पे समझना कि यहाँ पे क्या है, APPLE को इतना लिखा, समझो। तो देखो यहाँ पे क्या है, APPLE एप्पल को क्या लिखा, तो 521 लिखा। कितना लिखा, 521 लिखा। अब इतना से हमें इतना लिखने के लिए क्या करेंगे, किस प्रकार से लॉजिक लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाते हो, थोड़ा सा अपने दिमाग को 2% उपयोग करते हो। कैसे, तो इस तरह से कि यहाँ पे काउंट करो कि कितना अल्फ़ाबेट दे रखा है। तो देखो 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट दे रखा है ना, यानी इन 5 अल्फ़ाबेट यहाँ पे कितना दे रखा है, 5 अल्फ़ाबेट दे रखा है। और 5 से हमें चाहिए 521। तो क्या करें, 5 का क्यूब कर देते हैं। और 5 का क्यूब क्या होता है, 125, यानी 125 होता है। लेकिन 125 यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ पे 500 क्या लिखा, 21 लिखा। यानी इसका क्या किया ना, कि इसका अपोजिट कर दिया। यानी पहले 5 लिखा, फिर 2 लिखा और फिर 1 लिखा। और देखो 521 यहाँ पे आया ना, 521। यानी क्या लॉजिक लगाया, अब आप लोग समझे हो। तो बोलोगे जी सर, यानी अल्फ़ाबेट एप्पल में कितने अल्फ़ाबेट है, तो बोलोगे 5 है। और 5 का क्यूब किया और क्यूब कितना आया, तो 125। लेकिन 125 को उलट के लिखा, यानी 521 लिख दिया। समझो। अब इसी प्रकार से इसमें हमें देखना है, तो इसमें चेक करो। देखो इसमें चेक करो, इसमें कितना, मोबाइल में कितना अल्फ़ाबेट है। तो देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यहाँ पे टोटल अल्फ़ाबेट की हम बात करें ना मोबाइल में, तो कितना है, तो 6। और बोलोगे सर 6 का क्यूब करोगे, फिर पुनः 6 का क्या करोगे, क्यूब। तो 6 का क्यूब करोगे तो कितना प्राप्त होता है। तो सभी स्टूडेंट को पता होगा कि 6 का क्यूब 216 होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कितना, 612। तो किस प्रकार किया है, तो देखो पहले 6 लिखा, फिर 1 लिखा और फिर 2 लिखा, यानी उलट के लिख दिया, पीछे से लिख दिया। देखो 612 लिखा ना। तो उसी प्रकार से हम इसमें राइट आंसर का पता नहीं कर लेंगे ना। तो देखो समझना कैसे करेंगे, तो इस तरह से इसमें काउंट करो कितना अल्फ़ाबेट है। तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यानी इसमें ओवरऑल कितना अल्फ़ाबेट की संख्या है, तो 8 है, ठीक है। और जब पुनः हम इस 8 का क्यूब करेंगे, तो सभी विद्यार्थी को पता होगा कि 8 का क्यूब क्या होता है, तो 8 का क्यूब 512 होता है। कितना होता है, 512 होता है। लेकिन इसको क्या करना है, इसी प्रकार से नहीं, हमको उलट के लिखना है। यानी पहले 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है और अंत में 5 लिखना है। अब देखो 215 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 215, जो कि क्या है, आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी है। समझिए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। 14 नंबर का प्रश्न देखो, 14 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या आप सभी से पूछना चाहता है भाई आपका एग्जामिनर, तो देखो करा एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, ठीक है, बाएं छोर से कितना है, 19वां। यदि रोहित बाएं से 8वां है, ठीक है, यहाँ पे रवि बाएं छोर से 19वां है, और यदि रोहन, यहाँ पे रोहन बाएं से 8वां है, तो उनके बीच के कुल कितने व्यक्ति हैं। यानी उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखो आप सभी को ऐसे प्रश्नों का आप लोग किस प्रकार से सॉल्यूशन कर पाओगे, तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करना। कैसे, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, रवि बाएं छोर से 19वां है। देखो यहाँ से बाएं छोर इस तरफ है और बाएं छोर से यहाँ पे रवि जो है ना
वह कहाँ है, तो 19वां स्थान पे है। ठीक है भाई, कितने स्थान पे है, तो 19वां स्थान पे। करा है रोहन, यदि रोहन बाएं से 8वां पे है, बाएं इधर ही होता है, और बाएं से कितना स्थान पे है, तो बाएं से 8वां स्थान पे कौन है भाई, तो बाएं से 8वां स्थान पे कौन है, तो यहाँ पे रोहन है। ठीक है, यहाँ पे रोहन है। अब देखो आप सभी को प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न कहा है तो उसके बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो यहाँ से यहाँ के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो 19वां है, 19वां स्थान यानी 19 व्यक्ति है। और यहाँ से यहाँ के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो बोलोगे सर 8 व्यक्ति है। अब देखो यहाँ से हमारी बातों को समझना कि यहाँ से यहाँ के बीच कितना है, 19 और यहाँ के बीच 8 है। तो ये जो बीच में जो यहाँ पे इतना गैप है ना, इतना है ना, इसी के बीच में आप सभी को बताना है कि कितना विद्यार्थी है। तो देखो जब यहाँ पे टोटल 19 में जब आप लोग टोटल 8 घटा दोगे तो जो स्टूडेंट बचेगा वह इसके बीच वाले स्टूडेंट बचेगा ना। तो देखो कैसे समझना, इस तरह से 19 में जब आप लोग 18 को माइनस करोगे तो 19 में 18 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 11 विद्यार्थी। 11 विद्यार्थी आया ना, और 11 विद्यार्थी बोलोगे सर यहाँ पे 11 लगा देंगे तो राइट आंसर होगा, नहीं। क्या होगा, नहीं। कैसे नहीं होगा, इसमें आप लोग को 1 घटाना पड़ेगा। तो देखो 11 में जब 1 घटाओगे तो 10 आएगा और आपका राइट आंसर 10 होगा। तो बोलोगे सर 1 आप लोग क्यों घटाए हो, तो देखो बाबू समझना, इस तरह से समझो कि अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ 8वां, ठीक है 8वां, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां यहाँ तक 19वां तक। तो देखो जब यहाँ से 8 हो गया तो उसके बाद से हम काउंट करेंगे ना, यहाँ तक तो 8 हो गया, यानी यहाँ से जब यहाँ के बीच हम काउंट कर रहे हैं इसके बीच, तो 19 में जब 8 को घटा रहे हैं तो 11, और 11 में क्या करना है, 1 पोजीशन घटाओगे, क्योंकि 8 के बाद से आप लोग शुरू करोगे 1 2 3, यानी यहाँ तक कितने विद्यार्थी हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को 1 माइनस करना पड़ेगा, यानी आपको 10 विद्यार्थी है। किसके बीच, तो इसके बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो इतना के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी है, आपको राइट आंसर होगा। समझ रहे हो ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझो क्या है, 15 नंबर का प्रश्न देखो क्या है, ओपन डाइस है। और ओपन डाइस को आप लोग बहुत ही आसान तरीका से समझाऊंगा, बस समझो। करा नीचे दिए गए घन आकृति से कौन सा विकल्प दिखाई देगा। देखो यहाँ पे आप सभी को ना एग्जामिनर किस प्रकार से खेल गया है कि यहाँ पे आप सभी को ओपन डाइस दे दिया है और बताना है कि इसका क्लॉक डाइस यानी वन डाइस जो होगा ना वह किस प्रकार का होगा, आप सभी को बताना है। तो कैसे समझोगे, कैसे सोचोगे, तो समझना। सबसे पहले देखो इस जो ओपन डाइस में है ना, इसका अपोजिट क्या होता है, उल्टा क्या होता है। तो उल्टा पता करने के लिए आप सभी को पता होगा क्या होता है कि एक एक घर को छोड़ के, यानी ये देखो 22 है तो 22 का उल्टा 44 होगा, और 44 का उल्टा यानी अपोजिट 22 होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये समझना, यहाँ पे 66 है तो 66 का अपोजिट 33 होगा, और 33 का अपोजिट क्या होगा, तो 66 होगा। और यहाँ पे जो अंत में 11 बचा, तो ये 11 का उल्टा कौन होगा, तो 35 होगा, और 35 के उल्टा 11 होगा। इतना आप लोग तो समझ रहे हो। और आप सभी को ये भी पता होगा कि जो अपोजिट होता है ना, एक डाइस में एक डाइस में यानी कि दिखाई नहीं देना चाहिए दोनों भाग। देखो अगर हमारी बातों को समझना, जैसे यहाँ पे 22 है और 22 के उल्टा 44 होता है, यानी एक भाग ऊपर वाले 22 है और नीचे वाले भाग 44 है। तो देखो एक साथ देखोगे तो दोनों भाग दिखेगा, ऊपर नीचे नहीं ना, एक भाग झपा हुआ होना चाहिए। तो वही आप सभी को यहाँ पे लॉजिक पता करना है इस प्रश्न में कि जब भी होगा ना, जो ऑप्शन होगा राइट आंसर उसमें अपोजिट नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि 22 यहाँ पे 22 का उल्टा 44, तो 22 और 44 नहीं दिखना चाहिए। तो देखो ऑप्शन ए की बात करें ना, तो 22 और 44 एक दूसरे का उल्टा दिख रहा है, यानी ये क्या होगा, ऑप्शन एक गलत होगा। ऑप्शन सी की बात करो तो देखो यहाँ पे क्या है, तो 66 और 33, देखो 66 और 33 एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों एक साथ दिख रहा है, यानी ये कतई नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 11 और 55,
देखो 11 और 55 जो है ना, एक क्या है, विपरीत है। जैसे 11 का विपरीत क्या है, 55, और 11 और 55 एक साथ दिख रहा है, यानी ये नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में देखो 44 का अपोजिट क्या है, 22। देखो 22 इसमें दिखा, नहीं दिखा। 11, देखो 11 का अपोजिट क्या है, 55 नहीं ना। फिर देखो 66 का अपोजिट 33 है, नहीं ना। यानी सब एक एक है, इसका अपोजिट कहीं नहीं दिखा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना आपका राइट आंसर होगा। यानी ये ओपन डाइस है और ये क्लॉक डाइस है। समझ लो, इस तरह से आप सभी को समझना होगा। तो राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न समझो क्या है। देखो अगला प्रश्न समझना, 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना, और यहाँ पे कह रहा है ना कि दिए गए कथनों में सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथन का तर्क के रूप में अनुसरण करता है। यानी कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है, तो आप लोग इस तरह से समझना। देखो कथन एक कर रहा है कि सभी यू, देखो यू जितना भी है ना, यह सभी यू क्या है, तो सभी यू बोलोगे, यह सभी यू जो है ना एम है। यानी सभी यू किसके अंदर आ जाएगा भाई, तो एम के अंदर आ जाएगा। या जितना भी यू क्या है, एम है। ठीक है, अब कह रहा है कि कुछ जी जो है एम है। यानी यह जो जी है ना, इसका कुछ भाग जो है ना, कुछ जी एम में है। यानी एम में कुछ भाग जा रहा है किसका, तो जी का। ठीक है, इस प्रकार से समझ गए हो। अब आप लोग क्या पे आ जाओ, तो प्रश्न पे आ जाओ। देखो प्रश्न निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष क्या कर रहा है, कर रहा है एक कि कुछ जी यू है। देखो जी यहाँ है, यू यहाँ है, और जी और यू में कोई रिलेशन दिख रहा है, टचिंग बचिंग दिख रहा है, बोलोगे नहीं सर, यानी निष्कर्ष एक क्या है, गलत है। अब निष्कर्ष दो पे आ जाओ। निष्कर्ष दो क्या कर रहा है भाई, तो निष्कर्ष दो कर रहा है कि कुछ जी एम है। जी देखो यहाँ है और एम यहाँ है, यानी कुछ जी वाले एम से टच हो रहा है, तो बोलोगे जी सर देखो यहाँ टच हो रहा है। यानी निष्कर्ष दो क्या है, सही है। यानी केवल और केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। यानी केवल और केवल निष्कर्ष दो सही है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 17 नंबर का प्रश्न। देखो 17 नंबर का प्रश्न मैं बहुत ही सिंपल से तरीका से समझाऊंगा, बस आप लोग समझना। कर रहा है ना, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या है। यानी यह जो आकृति है ना, इसमें कितने स्क्वायर है, यानी कितने वर्ग हैं, जो आप सभी को काउंट करना है। समझ गए हो, इस फिगर में क्या करना है, काउंट करना है किसका, स्क्वायर का, यानी वर्ग का। तो देखो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों का आप लोग क्या करते हो, तो देखो पहले काउंट करो, 1 है 2 है 3 है। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, इतना भाग है। और आप लोग इसमें क्या ट्रिक अप्लाई करोगे ना, तो इस तरह से अप्लाई करना, जो पहले वाले 3 है ना, जो पहले में 3 है उसको अंत से गुना करना है। यानी क्या होगा, तो 7 और गुने का 3 होगा, तो 7 गुने का 3 कितना हुआ, 21 हुआ। और देखो जो दूसरे नंबर पे है ना, उसको अंत से दूसरे नंबर पे गुना करना है। यानी यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 2 है और गुना का यहाँ पे 6 है, तो 2 गुना का 6 करोगे कितना होगा, 6 दूना का 12। और देखो यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे है ना, उसको तीसरे के साथ गुना करना है। यानी यहाँ पे 1 और गुने का 5 होगा, और 1 गुने का 5 करोगे तो 5 होगा। और फिर इन तीनों को क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है, यानी जोड़ो। तो देखो 21 प्लस का कितना, 12 प्लस का 5 करोगे कितना होगा, तो 5 और 2 7, और 7 और 1 8, और 2 और 1 3, यानी कितना आ गया, 38। यानी इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी है, तो 38 है। और बोलोगे सर यहाँ पे ये जो बचा इससे कोई मतलब नहीं है। यानी इस तरह से आप सभी को राइट आंसर पता करना है कि इस वर्ग में, इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 38 है, जो कि आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ गए हो इस तरह से। तो चलें हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा है, 18 नंबर का प्रश्न। देखो 18 नंबर का प्रश्न में करा है कि दिए गए विकल्पों में से ए बी रेखा का दर्पण प्रतिबिंब बताना है। देखो मिरर इमेज बताना है, यानी दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि इसका क्या होगा। तो क्या होता है ना कि दाएं वाला बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में चला जाता है, यानी उलट पुलट के दिखाई देता है। तो कैसे दिखाई देगा भाई, तो देखो इस तरह से दिखाई देगा कि देखो ये जो डी है ना, ये उलट जाएगा और कैसे दिखाई देगा, तो ये देखो इस तरह से दिखाई देगा। पहले इस तरह से आप लोग समझो कि देखो जो के पहले दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है, यह उलट के कहाँ दिखेगा,
दिखेगा तो उलट के इस तरफ दिखेगा, इस तरफ से ऐसे। कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन डी कट रहा है। ऑप्शन ए कट रहा है क्योंकि यहाँ डी लिखा है। ऑप्शन का यहाँ पे डी कट रहा है क्योंकि यहाँ पे डी लिखा। अब बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन बचा क्या? तो ऑप्शन बचा पी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एन है ना, ये यहाँ पे एन आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और वह भी किस प्रकार से होगा? तो वह भी इस प्रकार से होगा। ये जो एन इस तरह से है तो ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा और ऐसे होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये एन जो है ना, इसी तरह का, जस्ट इसी तरह का लिख दिया। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी भी कट जाएगा। यानी बनली बन देखो इस तरह से दिख रहा है, तो बनली बन ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। यानी जो इस भाग में है वह इस भाग से चला जाएगा, और जो इस भाग में होगा इस भाग से चला जाएगा। यानी मिरर इमेज में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं यानी उल्टा पुल्टा हो जाता है। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 19 नंबर का प्रश्न देखो। 19 नंबर का प्रश्न में आप लोग थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना। करा उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक यानी भाट के जगह पे कौन सा, भाट के चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा, यानी इसके जगह कौन सा ऑप्शन यहाँ पे उठा के रखोगे जो कि राइट आंसर आप सभी का होगा। तो कैसे सोचोगे भाई, किस तरह से लॉजिक लगाओगे? तो देखो हमारी बातों को समझना। सबसे पहले ये देखो बीच वाले जो ये तीर है ना, बीच वाले जो तीर है ना, बीच वाले तीर, और यहाँ पे जो बीच वाले तीर होगा क्या होगा? तो देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। इस तीर का मुंह देखो किस तरफ है भाई? तो इस तरफ है। फिर यह क्या हो गया? नीचे हो गया, और उसके बाद इधर हो गया। तो देखो कैसे जा रहा है, हमारी बातों को समझना। यहाँ पे इसमें तीर देखो इधर का है, इसमें तीर देखो नीचे का है। ठीक है, इधर से नीचे हो गया, फिर इधर हो गया, तो उसके बाद इधर होना चाहिए, ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ऊपर वाले पहले तीर देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन का ए नहीं और ऑप्शन का सी नहीं। बनली बन बचा, ऑप्शन का बी बचा और ऑप्शन का डी बचा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे इस तरह से समझना। यहाँ पे देखो हमारी बातों को यहाँ पे समझना। यहाँ पे जेड है और ओ है। ठीक है, जेड ओ देखो इस रो में है। ठीक है, इस लाइन में है। उसके बाद अगले फिगर में जेड और ओ इस तरफ आ गया, इस तरफ नहीं आया, इस तरफ बाई ओ आ गया। यानी देखो दूसरे नंबर, पहले नंबर पे जेड था, दूसरे नंबर पे ओ था। देखो यहाँ पे है ना, और यहाँ पे पहले जेड था उसके बाद ओ, और जब यहाँ पे आया तो पहले पे बाई हो गया और दूसरे पर ओ, दूसरे पर ओ ही रखना है। लेकिन यहाँ पे नया अल्फ़ाबेट आ गया, जेड से कौन आ गया? तो बाई आ गया। उसके बाद ऐसे था, कैसे था? ऐसे था। उसके बाद ये फिगर में कैसे आ गया? ये आ गया, और ये आ गया, तो यहाँ पे जेड था, जेड से देखो बाई आ गया, और बाई से एक्स आ गया, और ऐसे, और दूसरे नंबर पे ओ ही रखना है। तो ये फिगर ऐसे, तो इस बार कैसे आना चाहिए? ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए ना, और ऐसे भी आना चाहिए। तो किस प्रकार से? तो ओ देखो दूसरे नंबर पे होना चाहिए, यानी ओ यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे देखो एक्स है, फिर यहाँ पे बाई है, यहाँ पे जेड है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? डब्लू होना चाहिए। तो देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऊपर में 0 ओ और नीचे डब्लू, देखो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप लोग समझोगे ना, तो राइट आंसर बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से और चुटकियों में प्राप्त कर लोगे। समझ गए हो? चलो भाई अगला प्रश्न देखो क्या है। 20 नंबर का प्रश्न देखो, और 20 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि वह विकल्प का चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। देखो आप सभी को बताना है ये क्या है? प्रश्न आकृति है। ठीक है, और इस प्रश्न आकृति में आप लोग बताना है कि कौन सा ऑप्शन वाले आकृति है ना, जो यह प्रश्न आकृति में समाहित है यानी अंतर्निहित है यानी सम्मिलित है। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है, ये है, ये है, ये। समझ गए हो? और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं की हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना। ठीक है, और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे तरफ से बहुत ही क्लास आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा
पर आप सभी पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितने प्रश्नों पे प्रैक्टिस करोगे। समझो, ये आप सभी पे निर्भर करता है और आप लोग कितने अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहते हो। अगर ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो ज़्यादा प्रैक्टिस करो। हमारे मेहनत में कमी नहीं होगा, हमारी तरफ से ज़्यादा क्लास आप सभी को दिया जाएगा, बस आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। और साथ में टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना ताकि आप लोग का नोटिफिकेशन हर क्लास का प्राप्त हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।